ठीक है जी। तो वर्चुअल मेमोरी की हम बात करें, ज़ाहिर है वर्चुअल का एक लफ्ज आप इस्तेमाल करते हो जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। अगर मैं फिजिकल मेमोरी की बात करूँ ना, तो आप कह सकते हो सर आप रैम की बात कर रहे हैं, मतलब वो रैम है, रैम को देख सकते हो, छू सकते हो, कंप्यूटर में लगा सकते हो। बट वर्चुअल मेमोरी की जब हम बात करें तो उसका मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। अब एग्जिस्टेंस नहीं है तो क्या है चीज़ वो? तो बेसिकली ऐसा है कि आपकी रैम और हार्ड डिस्क से स्वैप की गई स्पेस। अब मैं इसकी एग्जांपल बहुत आसान लफ्जों में इस तरह देता हूँ कि आपकी रैम एक टाइम आता है भर जाती है। अब आप देखो, मैं स्क्रीन जो शेयर कर रहा हूँ तो मेरी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है, अभी मेरा टास्क मैनेजर खुलेगा और उस टास्क मैनेजर में बताएगा कि आपका सिस्टम अभी इतनी रिसोर्स ले रहा है, यानी मेमोरी अभी 3.4 ले रहा है 3.9 में से, इतना स्पेस ले रहा है। मैं अगर यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स खोलते चले जाऊँ ना, तो अभी 3.4 शो कर रहा है ना। चलो मैं कोई प्रोग्राम खोलता हूँ 3.4, और मैंने खोला एडोब डिजिटल एडिशन, ये खोल दिया। 3.4 से अब देखो 3.5 हो गई। 3.5 के बाद फिर मैं दोबारा खोलता हूँ वर्ड, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ 3.5 से वो कहाँ गई, अभी भी 3.5 है, लोड हो रहा है, देख रहा है। अच्छा देखो 3.7 हो गई, ठीक है, 5 7 6 ये आ गई। और मेरा फिर, अब आप देख रहे हो कि मैं जैसे जैसे प्रोग्राम खोलूंगा वैसे वैसे मेरे प्रोग्राम की मेमोरी बढ़ती चली जाएगी और रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल होंगी। मैं अब ज़ाहिर है एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि मेरी मेमोरी फुल होना शुरू हो जाएगी। जब वो फुल हो जाएगी तो फुल होने के बाद उसके पास क्या रास्ता रहेगा? क्या जल जाएगी, खराब हो जाएगी, क्या होगी? हमें इस चीज़ को भी बचाना है। तो उसके लिए आपकी जब मेमोरी फुल होने लगेगी तो वो कुछ हिस्सा आपकी हार्ड डिस्क से मांगेगा, उसको ये वर्चुअल मेमोरी कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट जो है ना, वो कहीं होता है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। स्पेस नहीं होगी, उसको मैं इस तरह से समझाऊंगा आपको कि वर्चुअल मेमोरी ये करती है कि आपकी हार्ड डिस्क में से थोड़ी देर के लिए जगह उधार में ले लो, ऐसा समझो। यानी रैम से डाटा उठा के थोड़ी देर के लिए हार्ड डिस्क में रख देगी, ताकि बाद में जब जगह बन जाए तो फिर वहां पर उसको दोबारा वापस ले जाए। मैं देखता हूँ यहाँ पे होता है, मुझे थोड़ा सेटिंग में ढूंढना पड़ेगा। ये हमें माई कंप्यूटर में मिल जाती है कि माई कंप्यूटर में हम जाके ये अपनी सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं। तो देख लेता हूँ, अगर मुझे 1 मिनट में मिल गया तो मैं दिखा दूंगा कि इसमें टास्क मैनेजर तो नहीं, फाइल एक्सप्लोरर शटडाउन, इसी का किसी डिवाइस मैनेजर, और डिवाइस मैनेजर में आके, नहीं डिवाइस मैनेजर में तो नहीं होगा, मेमोरी का ही ऑप्शन होता है। तो उसमें बस ये होता है कि मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ कि मैं कितना अलाउ कर रहा हूँ अपनी वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। डिवाइस मैनेजर, पावर डिस्क मैनेजमेंट, टास्क मैनेजर, पावर ऑप्शंस, माई कंप्यूटर कहीं आ रहे हैं नजर, पर्सनलाइज, वैसे भी तो नहीं मिल रहा, बट ये होता है ऑप्शन, ठीक है। मैं यहाँ देख लेता हूँ, यहाँ से आपको शो करा देता हूँ फिजिकल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। तो आपने बस इतना ही याद रखना है कि वर्चुअल मेमोरी में ये होगा कि आपकी रैम की स्पेस आपकी यानी आपकी हार्ड डिस्क से कुछ स्पेस मांग लेगा, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी सेटिंग इन विंडो, सेटिंग्स, विंडोज 10, क्योंकि इंटरफेस चेंज होता है ना तो फिर उसमें मसला करता है। देखो यहाँ बता रहा है, यहाँ पर हम अपनी मर्जी से खुद सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जब ये स्क्रीन आ भी जाएगी तो फिर मैं दिखा भी देता हूँ कि अच्छा ये वीडियो पे आ रहा है, ये वीडियो पे भी नहीं जा रहा, मुझे इतना टाइम नहीं है। तो ये आपको ऐसे नजर आ रहा है, ठीक है, एडवांस परफॉर्मेंस ऑप्शन के अंदर आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ देख लेता हूँ, तो हम यहाँ देखते हैं एडजस्ट फॉर, सर तो ये अपनी परफॉर्मेंस बताता है कंप्यूटर की मेमोरी। ये सारे काम कर लेगा। एडजस्ट द अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द विंडोज है, देखो ये आ गए। अब मैं यहाँ देखो क्या करता हूँ, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस जैसी किया ना, ये सारा टिक हट गया। इसका मतलब है कि मैंने सारी ग्राफिक्स वगैरह अपने सिस्टम से खत्म कर दी है, यानी कम कर दी है। अब मेरा सिस्टम थोड़ा बेहतर चलेगा, एक तो ये बात आ गई। थोड़ा सा मेरे सिस्टम चेंज होना शुरू हुआ, इसके जो आइकन्स वगैरह हैं वो थोड़े से
चेंज हो जाएंगे। और विंडो यहाँ पे जब मैं एडवांस में जाऊंगा ना, एडवांस में ये ऑप्शन मुझे मिलेगा। अभी कहाँ अटक रहा है, इसको देख लेते हैं। इसमें प्रोग्राम इतने सारे खुले में, इसलिए थोड़ा इसको स्लो डाउन कर रहा है। चलो ये देखा, चेंज हुआ थोड़ा सा अपीयरेंस। यहाँ एडवांस में है, देखो एडवांस में आगे लिखा है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी में बता रहे हैं चेंज। चेंज में आके जब मैं इसको ऑटोमेटिकली तो मैनेज कर रहा है, अगर मैं हटा दूंगा यहाँ पे तो अब यहाँ पे खुद आ गया और कह रहा है अब आप बताओ आप क्या करना चाह रहे हो। अब नो पेजिंग सेट की हुआ है, मैं सेट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि मैं यहाँ पे, आप जरा गौर से देखना, यहाँ पे रेकमेंडेड लिखा हुआ है कि मैं चाहूँ तो 1396 MB, तकरीबन 1.5 GB तक मैं अपनी हार्ड डिस्क से जगह ले सकता हूँ, जहाँ पे रैम का डाटा मैं उठा के रख सकता हूँ। और रैम जब खाली हो जाएगी तो वो डाटा रैम से वापस रख लूंगा। तो अब आपको होपफुली ये बात समझ में आई होगी। अब जरा एक चीज देखना, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एक्चुअल जो डाटा की स्वैपिंग होती है, और वो स्वैपिंग किसके दरमियान होती है, रैम और हार्ड डिस्क के दरमियान। अब जल्दी से जरा देख लो, वो कह रहा है कि तुम्हारे 4 प्रोग्राम्स हैं और ये 4 प्रोग्राम तुम मेमोरी के अंदर लोड करवाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास मेमोरी में जगह ही नहीं है। अच्छा, 0 से लेकर 4 का मतलब 5 प्रोग्राम है, तो ये 5वां प्रोग्राम इसको, ये रैम को एक्सेस करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन आपके पास रैम है ही नहीं, आपका सिस्टम क्रैश कर सकता है। अब आप क्या करो, आप एक हार्ड डिस्क तो में सर अगर प्रोग्राम ज्यादा हो तो यानी सिस्टम क्रैश कर सकता है? हाँ, लेकिन ऐसा होने नहीं देता, वो बचा लेता है। खैर उसकी भी अपना सिस्टम भी तो चल रहा है ना। तो कहता है कि अब क्या करेगा, अब ऐसा करेगा कि जो 4 प्रोग्राम थे वो तो मैप हो गए, मैप होने का मतलब उनको रैम मिल गई, लेकिन जो मैप नहीं हो पा रहा था उसको उसने रैम में भेज दिया। अब आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि हाँ, अब जब हुआ, अब जैसे ये जो सबसे पहले 0 पे था, ये 3 को एक्सेस कर रहा था, तो अब 0 का काम हो गया, रैम के अंदर 0 काम हो गया। अब 0 को उठा के आप हार्ड डिस्क में डाल दो, जिसकी वजह से 0 जो 3 को एक्सेस कर रहा था वो जगह खाली हो गई, और जो नीचे वाला रह गया था वो 3 को एक्सेस कर लेगा। मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ इसको, ताकि आपको दोनों तस्वीरें सही नजर आ जाए और आप कंपैरिजन समझ सको कि हो क्या रहा था, कि आपके पास प्रोग्राम ज्यादा थे लेकिन मेमोरी में जगह नहीं थी। आपने क्या किया, आपने पहले वाले प्रोग्राम को पहले प्रोसेस करने दिया, यहाँ देखो नजर आ रहा होगा कि पहले वाले प्रोग्राम को, पहला वाला प्रोग्राम लोकेशन 3 को एक्सेस कर रहा था, और चौथा वाला प्रोग्राम वो हार्ड डिस्क में था। जब आपका प्रोग्राम प्रोसेस हो गया, ये जो पूरी कहानी वही लिख के जो उर्दू में बता रहा हूँ मैं, अब आप क्या करोगे, आपका जब 0 प्रोसेस हो गया 3 से, अब 0 चला जाएगा हार्ड डिस्क के अंदर, और आपका जो चौथा वाला प्रोग्राम खाली था वो 3 मेमोरी को एक्सेस कर लेगा। तो यहाँ पे वो सर ये यही, बात मैं समझ नहीं आई, ये बेटा वाला यहाँ पे, वापस। यहाँ पे आप इतना याद रखो, अगर आपको नजर आ रहा हो, ये आपके तमाम प्रोग्राम्स हैं जो ऊपर वाली पिक्चर में, ये सारे प्रोग्राम्स हैं। हर प्रोग्राम को रैम की तरफ से जगह मिल रही है, सिवाय चौथे के। चौथे को कुछ भी नहीं मिल रहा अगर आप गौर से देखो। तो होगा क्या, जब 0 3 के ऊपर जा रहा है, यानी 0 थर्ड मेमोरी को एक्सेस कर रहा है, जब 0 अपने काम से 0 रैम का इस्तेमाल कर लेगा, तो फिर 0 बेसिकली क्या हो जाएगा, 0 फ्री हो जाएगा। वो फ्री हो जाएगा तो फिर वो हार्ड डिस्क के अंदर डाटा डाल देगा, और जो 3 वाली स्पेस वो ले रहा था वो चौथे प्रोग्राम को मिल जाएगी। तो ये चीज यानी मैंने जब आपको यहाँ पे जीरो क्लियर पूरा किया। यूज्ड हो जाएगा, हाँ, 0 क्या, जीरो पूरा 0 यूज हो हार्ड डिस्क में आ जाएगा। जाएगा, हाँ जब वो यूज हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज आ गई। जब एक चीज प्रोसेस हो जाएगी तो फिर वापस वो उसको स्वैप करके उसी जगह डाल दें। हाँ, अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना, इसको बस रट्टा लगा लेना, कि उसमें ये कहता है कि भाई पेजिंग क्या होती है। तो यहाँ उसने लिखा है कि देखो पेजिंग ये होती है कि जब जैसे कंटिन्यूअस लोकेशन है ना, ये कंटिन्यू लोकेशन है, ये कंटिन्यू लोकेशन आ रही है। तो कहते हैं पेजिंग इज यूज बाय मेमोरी मैनेजमेंट टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क। कहता है अ पेज इज फिक्स लेंथ, पेज हमेशा फिक्स लेंथ होगा, यानी वो जो डाटा जो आप हार्ड डिस्क के एसएसडी में डालते हो, उसको जब आप एक्सेस करते हो, तो वो कहता है कि वो कहाँ से करते हो, हार्ड डिस्क एसएसडी से करते हो। तो कह रहा है पेजिंग इज यूज्ड बाय मेमोरी मैनेजमेंट टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क। अ पेज इज फिक्स लेंथ, पेज जो होता है वो फिक्स लेंथ होता है, कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ डाटा होता है, जो वर्चुअल मेमोरी में इस्तेमाल होता है। बस इतना ही आपको याद रखना जरूरी है। हाँ, ये चीज कंफर्म पूछी जा सकती है कि भाई वर्चुअल मेमोरी का फायदा क्या है। आपका प्रोग्राम लार्जर हो सकता है फिजिकल मेमोरी से। जैसे मेरे पास अगर मेमोरी 8 GB है लेकिन मेरा प्रोग्राम 10 GB का है, तो मैं रैम का इस्तेमाल करते हुए 8 GB रैम में रखूंगा, 2 GB में अपनी हार्ड डिस्क में डाल दूंगा। स्वैपिंग मेमोरी चलती रहेगी, फिर इसके लिए देयर इज नो नीड टू वेस्ट मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी वेस्ट भी नहीं हो रही।
और फिर इट रिड्यूसेस द नीड टू बाय एंड इंस्टॉल मोर एक्सपेंसिव रैम। यानी आप उस 8 GB के अंदर भी 10 GB तक का डाटा चला सकते हो, आपको एक्स्ट्रा रैम खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक मसला आएगा, उसको कहते हैं डिस्क थ्रैशिंग। और वो मसला ये है कि बार बार जो मूवमेंट होगी ना, हार्ड डिस्क से डाटा रैम में जाना, रैम से हार्ड डिस्क में जाना, उससे तुम्हारी जो रीड राइट मूवमेंट है, हार्ड डिस्क की हमने पढ़ा था रीड राइट मूवमेंट, वो बढ़ जाएगी। तो उसने बताया था यहाँ पे, तो ये एड्रेस कर सकते हो। ये देखो, ये समझा रहा हूँ ना, तो ये सवाल आ सकता है वर्चुअल मेमोरी क्या है, उसके फायदे क्या है और उसके मसले क्या हैं। तो देखो वो कह रहे हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर उसका डिस्क ड्रॉबैक है डिस्क थ्रैशिंग। कह रहा है जैसे जैसे मेन मेमोरी फिल होती जाएगी, मोर एंड मोर डाटा जो है उसको स्वैप करना पड़ेगा आपको। जब वो स्वैप करोगे तो आपका हार्ड डिस्क जो है वो हाई रेट ऑफ डिस्क की रीड राइट मूवमेंट पे चला जाएगा, जो डिस्क थ्रैशिंग कर देगा। उस मूवमेंट की वजह से हार्ड डिस्क की तेजी से जो रीड राइट हेड मूवमेंट होगी, वो एक ऐसा पॉइंट लेके आ जाएगा जहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क फेल हो सकती है। तो सर इसलिए फिर हमें रैम चाहिए। हाँ, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए कह रहा है कि जो रीड राइट हेड मूवमेंट है वो तो हार्ड डिस्क में होती है, तो वो आपकी हार्ड डिस्क को फेलियर भी कर सकती है। उससे बचने के लिए आप क्या करो, तो आसान सा सर तरीकेकार है, आप SSD मतलब लगाओ। ये जो वर्चुअल मेमोरी सिर्फ कम मेमोरी स्टोर करने के लिए अच्छी फायदेमंद है। मतलब वर्चुअल मेमोरी के अंदर जो मूवमेंट ऑफ डाटा है उसको कम कर, उसको कोप अप करने के लिए, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी से हम डाटा अगर हार्ड डिस्क में डालेंगे तो रीड राइट मूवमेंट ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम SSD में डालेंगे तो हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि SSD में मैकेनिकल मूवमेंट का कोई चक्कर है ही नहीं। तो ये यहाँ पर काम कर जाएगी, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज आसान तरीन चीज है। तुम अपना डाटा अपने पास कहीं पे भी नहीं रखना चाहते हो, और अपने डाटा को रखना चाहते हो तुम इंटरनेट पे, यानी ओवर द इंटरनेट डालना चाहते हो, तो आप अपने डाटा को डाल सकते हो कहाँ पे, क्लाउड स्टोरेज के अंदर, ठीक है। तो क्लाउड स्टोरेज के अंदर डालने से ये फायदा होता है कि एक तो आपको हार्ड डिस्क खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके अलावा ये होता है कि आप इसको कहीं पे भी जाके एक्सेस कर लोगे, ये इसका फायदा होता है। तो इसको हम देख लेते हैं। कह रहे हैं क्लाउड स्टोरेज इज द मेथड ऑफ डाटा स्टोरेज वेयर डाटा इज स्टोर्ड ऑन रिमोट सर्वर। रिमोट सर्वर के ऊपर डाटा चला जाता है। रिमोट का मतलब जो यहाँ नहीं है, कहीं और मौजूद होंगे। तो इसमें कहता है कि देयर आर कॉमन सिस्टम ऑफ क्लाउड स्टोरेज भी डिफरेंट तरह के होते हैं। एक हो गया पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड का मतलब वो एनवायरनमेंट जो सब इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राइवेट क्लाउड वो है जो कंपनी खरीदती है, बाकायदा कंपनी अलग से लेती है। जो बच्चे स्कूल्स के अंदर काम करते हैं तो उन स्कूल्स के अंदर अलग अलग इन्वायरमेंट खरीद, जैसे बीकन हाउस है, बीकन हाउस का .vh के नाम से एक अपना अलग प्लेटफॉर्म है। तो अलग जब कंपनी खरीदती है तो वो ये बोल सकता है भाई किस किस तरह की क्लाउड है। आप बोलोगे पब्लिक भी क्लाउड हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है, और हाइब्रिड क्लाउड वो होगा जिसमें कुछ हिस्सा पेड होगा और कुछ अनपेड। यानी पब्लिक का मतलब है जो फ्री फ्री होता है, कम जैसे गूगल है। गूगल का जो हमारे पास G ड्राइव है वो पब्लिक क्लाउड है, हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं। वन ड्राइव है, पब्लिक क्लाउड है, हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइब्रिड क्लाउड में ये होता है कि कुछ डाटा जो होता है वो प्राइवेट क्लाउड में जाता है, जो कि लेस सेंसिटिव होता है, और जो नॉर्मल डाटा होता है वो पब्लिक में चला जाता है। सर तो प्राइवेट मतलब ऐसे कि जैसे क्या नाम है, आप किसी आपको स्कूल खरीदना वगैरह पड़ता है। को मेल कर दो। हाँ, जो स्कूल्स के जैसे आप लोगों का जनरेशन का ID है ना, .gs के नाम से, वो प्राइवेट क्लाउड है, वो उन्होंने खरीदा हुआ है, ठीक है ना। नॉर्मल पब्लिक क्लाउड वो है जो आप नॉर्मली जीमेल या वन ड्राइव की सर्विस इस्तेमाल करते हो। नई चीजें हैं और इनके आने के चांसेस है, पिछले सिलेबस में नहीं थी। तो क्लाउड स्टोरेज का फायदा ये होता है कि आप दुनिया से कहीं पे भी बैठ के एक्सेस कर लो। जीमेल तो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, आपको एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव लेके चलने की जरूरत नहीं है, USB या हार्ड ड्राइव। बाकी इसमें रिमोट बैकअप भी होता है। आपकी अपनी हार्ड ड्राइव वगैरह फेल हो गई तो आप यहाँ से डाटा उठा सकते हो। और कुछ जगहों पे उसकी कैपेसिटी जो आपको देता है, ऑफर करता है, वो अनलिमिटेड होती है। ड्रॉबैक ये है कि अगर इंटरनेट स्लो है तो फिर एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, आप इंतजार में बैठे होगे यार मैं अपना डाटा वहां से उठा लूंगा, जहां पहुंचे पता चला वहां तो इंटरनेट ही नहीं है। कॉस्ट कैन बी हाई इफ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड। कुछ हद तक तो वो फ्री देता है, 50 GB दे दी, 100 GB दे दी, लेकिन उसके बाद फिर आपको उसको खरीदना पड़ता है। और पोटेंशियल फेलियर ऑफ क्लाउड स्टोरेज कंपनी इज ऑलवेज पॉसिबल। ऐसा भी हो सकता है जहां तुमने डाटा जिस कंपनी की सर्विस लेके स्टोर कराया हुआ था, पता चला उसी का डाटा लीक हो गया या वहां की हार्ड डिस्क खराब हो गई। जो नॉर्मली तुम्हारा जो क्लाउड स्टोरेज होता है इसका मतलब ये होता है कि वो जो कंपनी थी उनके पास बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क है, तुम्हारा डाटा यहाँ से जाके हार्ड डिस्क में ही स्टोर होता है, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ हो। तो उसमें सिक्योरिटी इश्यूज आ सर सकते हैं जैसे क्लाउड में। प्राइवेट क्लाउड होता है वो जैसे हमारा जो स्कूल है वो क्या नॉर्मल उस पर नहीं बनाता है? नॉर्मल नहीं, वो फिर सर्विस खरीदता है वो।
आप लोग एक टाइम के ऊपर जो ये आया था गूगल ड्राइव था, तो गूगल ड्राइव को आपके स्कूल्स ने खरीदा था, तभी तो आपके टीचर्स रिकॉर्ड किया करते थे। आप नॉर्मली गूगल ड्राइव के ऊपर उस पर जाओ अपना, कौन सा है, गूगल क्लासरूम में, गूगल मीट पे अगर आप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास, लेकिन आप स्कूल्स के जरिए अगर आप जाओगे तो स्कूल जब खरीदता था तो फिर रिकॉर्डिंग का फीचर आता था उसके अंदर। तो तो फिर मतलब कुछ उनको जीमेल अकाउंट खरीदना पड़ता था। कुछ जगहों पे खरीदना पड़ता है अगर आप उसको सिक्योर करना चाहते हो अपने डाटा को। वो हाइब्रिड होता है बेसिकली, वो हाइब्रिड क्लाउड होता है। कुछ हिस्सा वो आपको फ्री दे देता है और कुछ चीजें आपको फिर खरीदनी पड़ती है। तो डाटा सिक्योरिटी के अंदर कहता है कि क्लाउड स्टोरेज जब आपने लिया है तो वहां पे सिक्योरिटी ये कि आपकी बिल्डिंग के अंदर सेफ है, वो जो बिल्डिंग में डाटा स्टोर हो रहा है। और जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो नेचुरल डिजास्टर से क्या रेजिस्टेंस रखता है, क्या उसने अपना डाटा सेंटर ऐसा बनाया हुआ है कि जो जमीन के अंदर नहीं है कि कहीं पानी ना आ जाए, आग ना लग जाए, और उसने क्या क्या सेफ गार्ड लिए हुए हैं। पोटेंशियल डाटा लॉस व्हेन यूजिंग क्लाउड स्टोरेज, तो क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ उसने कहानियां बताई हुई हैं कि एक जैन सिक्योरिटी थ्रेट था जिसने क्लाउड ऑपरेटर्स के तमाम सर्वर्स को रिबूट कर दिया था, यानी इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट, वायरस टाइप का उसने रिबूट कर दिया। फिर उसके अलावा उसने कहा कि एक लार्ज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी, वो परमानेंटली लूज कर दिया उसने अपना डाटा जब वो बैकअप कर रहे थे, ऐसा भी हो जाता है। और सेलिब्रिटी की फोटोज लीक हो गई, मोर देन 100 फोटोज ऑफ द सेलिब्रिटीज वर लीक। उसकी वजह से अगर हैकर को उसका एक्सेस मिल गया तो वो उनको ब्लैकमेल कर सकते थे। तो इस तरह की चीजें भी सिक्योरिटी थ्रेट्स में आ जाती। बाकी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये 1-2 के अंदर थोड़ी बहुत हमने बातें पढ़ी हुई हैं, आपको याद होगा कि मैक एड्रेस जो होता है वही 48 बिट का होता है, जिसके शुरू के 3 हिस्से मैन्युफैक्चर के हैं, बाकी वाले सीरियल नंबर ऑफ द डिवाइस के हैं। मैक एड्रेस के अंदर एक LAA है, लोकली एडमिनिस्ट्रेटेड, एक है UAA, यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेटेड। इतना याद होना चाहिए, काफी है। बाकी उसके अलावा IP एड्रेस आपको बता चुका हूँ, IP के ये वर्जन 4। नेटवर्क वाला पॉइंट वापस से रिपीट कर देंगे? कौन सा वाला? मैक पढ़ा हुआ है ना, चैप्टर नंबर 1 और 2 में मैक पढ़ा तो था हमने कि मैक एड्रेस क्या होता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल वो एड्रेस होता है जो चेंज नहीं होता। मैक एड्रेस डिवाइसेस का हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है ना। जो हमारे डिवाइसेस को मैक एड्रेसेस मिलते हैं वो सेम होते हैं। तो उसमें इतना पता होना चाहिए कि वो 48 बिट के होते हैं, उसमें 6 बिट मैन्युफैक्चर के, 6 बिट सीरियल के होते हैं। उसकी जो टाइप होती है वो होती है LAA और UAA। ये जो वो है ना यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेटेड, ये हमारे पास है। जो हम जितने भी मोबाइल लेते हैं उसका मैक एड्रेस किसी का भी चेंज नहीं होता, यूनिवर्सली एड्रेस चेंज नहीं होता। लोकली एडमिनिस्ट्रेटेड को सर्टेन सिचुएशंस में चेंज करना पड़ता है। IP एड्रेस क्या है, लोकेशन ऑफ डिवाइस ऑन इंटरनेट, के इंटरनेट पे डिवाइस कहाँ मौजूद है। IP के 2 वर्जन होते हैं, IPv4 और IPv6। वर्जन 4 32 का है, वर्जन 6 128 बिट का है। वर्जन 4 है डेसिमल की रिप्रेजेंटेशन में, और वर्जन 128 है हेक्सा डेसिमल की रिप्रेजेंटेशन। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये याद रखना कि कॉलन वर्जन 4 किसकी रिप्रेजेंटेशन में? डेसिमल। वर्जन 4 ये रहा, 254252877 डेसिमल है। लेकिन अगर 128 वर्जन वाले को 6 देखोगे, आपका हेक्साडेसिमल। हाँ वो ये रहा ना, ये एग्जाम में आ गया, वर्जन 6 जो हो गया वो एग्जाम में आ गया। ठीक है। तो कह रहा है कि कॉलन, कह रहा है नोट दैट द यूज ऑफ कॉलन, हेक्साडेसिमल में कॉलन इस्तेमाल होते हैं और डेसिमल में डॉट इस्तेमाल होते हैं। हाँ ये बात ये कि भाई क्या क्या एडवांटेज है IPv6 का IPv4 में, ये आ सकता है। एक, रिमूव द रिस्क ऑफ IP एड्रेस कोलिजन, IP कोलाइड नहीं करेंगी, बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन चेक से, और मोर एफिशिएंट पैकेटिंग। मैं ये चीजें आपको एम्फेसाइज करूंगा, जितने बुलेट्स बने हुए हैं ना बुक के, उन बुलेट्स को आप जरूर याद रखें। बाकी डिफरेंसेस तो हमने देखे ही हैं कि हमने देखा मैक एड्रेस में UAA होता है, यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेटेड और लोकली, और IP जो है स्टैटिक और डायनामिक होती है। IP स्टैटिक का मतलब होता है जो चेंज नहीं होती, बस इतना याद काफी है। स्टैटिक IP होती है जो चेंज नहीं होती, और डायनामिक IP होती है जो चेंज होती है। जैसे डायनामिक रैम में रिफ्रेश होता है, स्टैटिक में रिफ्रेश नहीं होता। अच्छा, मैक एड्रेस यूनिक होगा, IP एड्रेस जरूरी नहीं है यूनिक हो। ये 48 बिट का होता है, ये 32 और 128 का होता है। ये हो गया। और बाकी ये भी था ना इसके अंदर क्या, मैक एड्रेस आइडेंटिफाई फिजिकल एड्रेस तो और IP सर एक एड्रेस ये आइडेंटिफाई डिफरेंस भी तो फिजिकल आ एड्रेस। जाएगा कि आईपी स्टैटिक भी और डायनेमिक भी है। लिखा है ना बेटा, ये तो बताया मैंने, IP स्टैटिक डायनेमिक होती है,
और मैक जो होता है वो UAA और LAA होता है। तो ये लिखा हुआ है स्टैटिक और डायनेमिक गैप है। इसमें इतना ही याद रखना जरूरी है कि एक चेंज हो रहा है और एक चेंज नहीं हो रहा। तो स्टैटिक आईपी क्या होता है, ये परमानेंटली असाइन होती है, ठीक है, किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। इसमें बस इतना होगा कि स्टैटिक आईपी एड्रेस जो है वो रिमोट सर्वर्स को दी जाती है, ऑनलाइन डेटाबेसेस में दी जाती है या FTP में दी जाती है। और डायनेमिक जो होती है वो ISP हर उस वक्त देती है जब जब यूजर इंटरनेट के ऊपर लॉग इन होता है। तो इसके भी कुछ डिफरेंसेस हैं कि ग्रेटर प्राइवेसी होती है डायनेमिक में, क्योंकि ये हर दफा चेंज हो रही होती है। स्टैटिक के अंदर चेंज नहीं होती तो उसके अंदर बहुत ज्यादा आप प्राइवेसी नहीं कह सकते। डायनेमिक आईपी एड्रेस कैन बी एन इशू व्हेन यूजिंग फॉर एग्जांपल वॉइस ओवर आईपी। यानी वॉइस ओवर आईपी में डायनेमिक आईपी का मतलब ये है कि आप अगर कहीं गाड़ी से जा रहे हो और आप एक टावर से दूसरे टावर यानी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हो, तो आपका डिसकनेक्शन हो सकता है ना। एक टावर से कनेक्ट हो, 5 किलोमीटर बाद दूसरे से होगी, तो उतनी देर में आपका जब डायनेमिक आईपी चेंज होगा तो कनेक्शन लॉस हो सकता है। स्टैटिक आईपी जो होती है वो फास्टर अपलोड और फास्टर डाउनलोड एज कंपैरिजन देती है, और इसको एक्सपेंसिव होती है और मेंटेन करना जो है वो एक्सपेंसिव होता है स्टैटिक आईपी को। राउटर की बात करेंगे, ये आखिरी टॉपिक है। राउटर तुम लोगों को पता है अपने घर के अंदर इस्तेमाल करते हो राउटर। तो राउटर का काम क्या होता है, राउटर जो है वो बेसिकली जो डाटा पैकेट होते हैं, हमने पढ़ा था कि जो भी इंटरनेट पे डाटा होता है वो पैकेट की सूरत में जाता है। तो जो डाटा पैकेट्स को उनके रास्ते दिखाता है वो कौन दिखाता है, राउटर दिखाता है, रूट देता है। तो ये लैन को, जो लोकल एरिया नेटवर्क है, उसको वैन से कनेक्ट करता है। तो ये टेक्स डाटा ट्रांसमिटेड इन वन फॉर्मेट, डाटा को उठाता है आपके राउटर से और फिर उस कन्वर्ट करके उस डाटा को आगे दूसरे फॉर्मेट में दूसरे नेटवर्क पे भेज देता है। तो राउटर के अंदर आप अपनी दायरे इंटरनेट केबल लगाते हो और फिर उससे सेवरल केबल्स निकलकर आगे उस डाटा को स्प्रेड आउट कर देती है। जो ब्रॉडबैंड होता है सिट बिटवीन बिहाइंड द फायरवॉल। फायरवॉल आपकी एक ऐसी यूटिलिटी है जो इंटरनेट से आने वाले ट्रैफिक को फिल्टर करती है। तो फायरवॉल का क्या काम होता है कि वो आपके कंप्यूटर के नेटवर्क को प्रोटेक्ट करती है। राउटर हर डाटा पैकेट को इंस्पेक्ट करता है। देखो राउटर नहीं होगा, जैसे मैंने आपको एक मैसेज भेजा भाई क्लास का, अब वो मैसेज सबसे पहले मेरे पास से निकलकर, मेरे घर में भी 4-6 लोग हैं, लेकिन वो मेरे ही पास से निकलता है। मेरे राउटर में एक ही वक्त में कितने लोग मैसेज कर रहे होते होंगे और वो मैसेज सबके अपने अपने व्हाट्सएप पे जा रहे हैं। तो राउटर का मतलब यही हुआ ना, वो रूट प्रोवाइड कर रहा है। मैंने मैसेज लिखा क्लास एट 4 o'clock, वो मेरे मोबाइल से निकल के मेरे राउटर पे गया, मेरे राउटर से निकल के मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से होते हुए आपके घर पे, आपके सर्विस प्रोवाइडर पे पहुंचा। आपके घर पे भी आपके कई मोबाइल फोन घर वालों के होंगे, लेकिन उनके घर में किसी, आपके घर में किसी भी मोबाइल फोन के ऊपर ये नहीं आता क्लास एट पर, वो आता आपके पास ही है, क्योंकि मैक एड्रेस होता है सब। अब जा रहे मैं जो मैसेज भेजता हूँ वो आपके मैक एड्रेस पे भेजता हूँ, तो राउटर का काम होता है कि मैक एड्रेस को पकड़कर सही तरीके से डाटा को वहां तक पहुंचाना। तो वही कह रहा है, राउटर इंस्पेक्ट द डाटा पैकेट, सेंड इट फ्रॉम एनी कंप्यूटर ऑन एनी नेटवर्क कनेक्टेड टू इट। तो मैं जो कुछ भेज रहा होता हूँ तो वो देख लेता है कि भाई किसको भेजना है, सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है, और फिर वो आगे आपको भेज देते हैं। तो राउटर जो होता है वो वायर्ड और वायरलेस डिवाइस दोनों की सूरत में हो सकता है। तो अल्लाह अल्लाह करके हमने चैप्टर नंबर 3, काफी बड़ा चैप्टर था, वो निकाला है। और जो है मतलब राउटर जो आपको रूट देता है। रूट देता है, ठीक है, या आपके डाटा पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करता है, आपके डाटा पैकेट्स को ये आगे फॉरवर्ड